नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आवर लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम से संबंधित वीडियो अपलोड किया है। नंबर सिस्टम से 5 वीडियो मैंने डाला है। यदि आप अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो प्राप्त कर लेंगे। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस भाग से 3-4 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो मैं इस भाग से 2 वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट भाग में हम एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक जानकारी जानेंगे, साथ ही साथ दूसरा जो वीडियो है आर.एस. अग्रवाल पुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक जानकारी को आज इस वीडियो में समझेंगे। समय के साथ प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो प्रश्न हैं उसके स्वरूप में परिवर्तन होते रहता है। यदि हम एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक जानकारी अच्छे से समझ लेते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कोई भी गणित बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक जानकारी। इसको मैं 2 भाग में डिवाइड कर देता हूं। एक भाग में हम समझेंगे एलसीएम को और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे एचसीएफ को। सबसे पहले जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है। तो देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या जिसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है, अगर हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, गुणज को और दूसरा नाम है अपवर्त्य भी कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त्य को हम लघुत्तम अपवर्त्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम थोड़ी देर के लिए 4 और 8 का निकालते हैं। मान लो हमें पता करना है कि 4 और 8 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। इसको बेसिक समझने के लिए हम इसको एक उदाहरण ले रहे हैं। तो कह रहे हैं सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, गुणज का मतलब है हम गुणा करते जाएंगे। 4 का 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 आदि आगे बढ़ते जाएगा। तो ये कहलाएगा 4 का गुणज। इसी प्रकार से 8 का गुणज हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ये भी आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर गुणज का मतलब है हम उसमें 4 का गुणज मतलब 4 का गुणा करते जाएंगे, 8 का गुणज मतलब 8 से गुणा करते जाएंगे, ये उसका गुणज कहला रहा है। अब लघुत्तम समापवर्त्य का कह रहा है कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त्य। देखते हैं, ऐसे छोटा संख्या खोजना है जो दोनों में है। देखिए यहाँ पर 8 दोनों में है, यहाँ पर देखेंगे तो 16 भी दोनों में है। लेकिन हमें यहाँ परिभाषा में देखना है कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज दोनों में देखते हैं 8 और 16 में सबसे छोटा कौन है? 8 है। तो जो दोनों में है 8 वही क्या हो जाएगा? एलसीएम, अर्थात जिसको हम शॉर्टकट में लस या लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, हो जाएगा हमारा 8। तो मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब क्या है और लघुत्तम समापवर्त्य हम कैसे ज्ञात करते हैं, एक बेसिक जानकारी है। इसी प्रकार से हम एचसीएफ के बारे में देखते हैं। एचसीएफ का और इसको हम कह सकते हैं जीसीडी, एक नाम इसका जीसीडी भी है, एक और नाम जीसीएम है, एक और नाम इसका एचसीएम है। तो सबसे ज्यादा उपयोग में आता है एचसीएफ, लेकिन इसका अन्य नाम जीसीडी अर्थात ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीएम अर्थात ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर और एचसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन मेजर। तो एचसीएफ को कई प्रकार से जाना जाता है। यदि एचसीएफ की जगह में इन तीनों में से कोई आता है तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर हम एचसीएफ ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब क्या, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका अंग्रेजी में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहेंगे इसको महत्तम
समापवर्तक। जैसे कि जानते हैं फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, फैक्टर या अपवर्तक जिसको कहते हैं अपवर्तक। तो ये गुणनखंड, तो परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम क्या कहेंगे, महत्तम समापवर्तक कहेंगे। फिर से, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड या सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक अर्थात गुणनखंड को हम क्या कहेंगे, महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF कहेंगे। चलिए इसी का हम एक बार निकाल के देखते हैं 4 और 8 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। जैसे 4 और 8 के यहाँ पर निकाल के देखते हैं। तो गुणनखंड निकालना है। यहाँ पर गुणनखंड का मतलब सबसे पहले समझते हैं। गुणनखंड का मतलब है दिए हुए संख्या को अगर गुणक रूप में तोड़ते हैं तो प्रत्येक खंड उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड। जैसे हम 4 को तोड़ेंगे, 1 के साथ तोड़ेंगे तो 1 चौक 4, तो मतलब इसमें एक गुणक रूप में है तो ये इसका एक क्या कहलाएगा, गुणनखंड। इसी प्रकार से 4 को हम तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, तो 2 क्या है, इसका एक खंड है अर्थात ये भी गुणनखंड कहलाएगा। इसी प्रकार से 4 एकम 4 करेंगे तो 4 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। तो इस प्रकार से 4 का 1, 2 और 4 ये 3 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार हमें 8 का करना है तो 1 आएगा, 2 चौक 8 मतलब 2 भी आएगा, 4 दूनी 8 ये भी आएगा और 8 एकम 8, तो 8 का गुणनखंड प्राप्त होगा 1, 2, 4 और 8। तो इस प्रकार से हमें ये गुणनखंड कहलाते हैं। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो यहाँ पर देखना है उभयनिष्ठ कौन कौन है, 1 है, 2 है, 4 है और 8 उभयनिष्ठ नहीं है। तो देखिए परिभाषा यहाँ समझते हैं, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो सबसे बड़ा कौन है, 1 भी उभयनिष्ठ है, कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, लेकिन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 4 है। इसलिए HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा 4। तो मुझे आशा है आप सभी को ये क्लियर होगा कि लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या है। नाम से ही क्लियर है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो गुणज इस प्रकार से देखेंगे तो जो सबसे छोटा गुणज है, उभयनिष्ठ गुणज है, वो लघुत्तम समापवर्तीय हो जाएगा। और गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कहलाएगा HCF। इसी प्रकार से कुछ और संख्या का देख सकते हैं, जैसे हम 8 और 12 का करके देखते हैं। 8 और 12 का हम गुणज निकालेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, इसी प्रकार से और गुणज आते जाएगा। 12 करेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ये भी आगे बढ़ते जाएगा। इसी प्रकार से हम अगर HCF निकालेंगे 8 और 12 का, तो इसको गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 चौक 8, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, 12 को हो जाएगा 1 आएगा, 2 छक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 12 एकम 12। तो इसके इतने गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा, 2 छक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। अब इसमें उभयनिष्ठ देखते हैं। उभयनिष्ठ इसमें क्या क्या है, इसमें उभयनिष्ठ है आपका 1 है, 2 है, 4 है और इतना ही है। तो सबसे बड़ा कौन है, 4 है, तो इसलिए HCF बराबर इसका भी हो जाएगा 4। यहाँ इसमें देखते हैं HCF बराबर क्या, सॉरी LCM बराबर क्या हो जाएगा। LCM बराबर देखिए क्या क्या उभयनिष्ठ है, तो इसमें हम देखते हैं उभयनिष्ठ 24 है। इधर और कुछ उभयनिष्ठ आएगा, लेकिन हमें यह देखना है सबसे छोटा उभयनिष्ठ कौन है। तो ये 24 प्राप्त हो रहा है, तो हमारा LCM हो जाएगा 24। तो अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि LCM का मतलब क्या है, HCF का मतलब क्या है और उसका व्यवहारिक अर्थ क्या है। अब हम देखते हैं LCM निकालने की और HCF निकालने की विधि। तो LCM और HCF निकालने की 2 विधि है, इन विधि को भी हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं इसके पश्चात LCM और HCF निकालने की विधि। तो LCM और HCF निकालने की विधि आप स्कूल लेवल में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक बार मैं रिपीट कर दूंगा कि LCM और HCF निकालने की 2 विधि है। पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि।
एचसीएफ भी निकालने की भी दो विधि है, गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। तो हम गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कुछ एलसीएम में एचसीएफ निकालने की कुछ शार्ट ट्रिक भी है, उस शार्ट ट्रिक के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड विधि, एलसीएम निकालने की गुणनखंड विधि। जैसे कि अभी निकाल के हम देखे हैं 8 और 12 का, 8 और 12 का निकाल के देखेंगे। तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो देखिए हम इस प्रकार से करेंगे, ये गुणनखंड विधि से है, निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले 8 का निकालेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और आगे कर सकते हैं 2 एकम 2 एक बार। इसी प्रकार से 12 का अलग से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार से हम उसका गुणनखंड करेंगे। उसके बाद इसके सिद्ध में लिख देंगे क्या क्या इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ है, 2 2 2 और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से कर लेंगे, इसको हो जाएगा 2 2 और 3, 2 गुणित 2 गुणित 3। तो देखिए इसमें जो उभयनिष्ठ है, क्या क्या उभयनिष्ठ है, 2 दोनों में है, ये भी 2 दोनों में है। तो क्या करेंगे, एलसीएम बराबर हो जाएगा, जो दोनों में है उसको एक बार लिख दें, 2 एक बार में लिखेंगे, इस 2 को पुनः एक बार लिखेंगे, और जो बच गया है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, उभयनिष्ठ नहीं है, उसको भी एक एक बार लिख देंगे। ये 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो सबको आपस में गुणा करेंगे। देखिए कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो अभी हमने 8 और 12 का लघुत्तम निकाल के देखे थे, तो कितना आया था 24। तो ये हुआ आपका एलसीएम निकालने की गुणनखंड विधि। इसी में देखिए अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, इसी का एचसीएफ निकालते हैं तो सेम यही करना है, जैसे अभी किए हैं वैसे ही करना है। तो यहाँ पर देखिए 8 का क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 और 12 का प्राप्त हुआ है 2 दूनी 4 तिया 12। तो हमने उभयनिष्ठ देखे हैं, 2 का उभयनिष्ठ निकला है, इस 2 का भी दोनों में है। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा, जो कॉमन है उसी को बस लिखना है। इसमें 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, तो केवल इसी को लिखना है। तो ये हो जाएगा एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4। तो गुणनखंड विधि में दोनों में प्रक्रिया वही है, लेकिन इसमें याद रखना है जो कॉमन है उसको लिखेंगे, साथ ही साथ जिस कॉमन नहीं है उसको भी एक एक बार लिखना है। और एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन है उसी को लिखना है और आपस में गुणा करना है, तो वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं भाग विधि। तो गुणनखंड विधि और भाग विधि में कौन सबसे बेस्ट है, इन दोनों विधि में आप स्वयं समझ सकते हैं कि कौन सा तरीका सबसे आपके लिए बेहतर होगा। तो एक बार भाग विधि भी देख लेते हैं। चलिए इसी संख्या को ले लेते हैं, जैसे जो हम अभी लिए थे 8 और 12। भाग विधि में हमें क्या करना है, एक साथ लिखना है उसको, 8 और 12 इस प्रकार से लिखना है। गुणनखंड विधि में हम 8 का अलग गुणनखंड किए थे, 12 का अलग गुणनखंड किए थे, लेकिन भाग विधि में दोनों को एक साथ करना है। ठीक है, इसी में हम दोनों को लघुत्तम और महत्तम दोनों निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखना है, जो छोटा संख्या है पहले दोनों से भाग चला जाए उस संख्या को पहले लेना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 केवल 2 से जाएगा और ये केवल 3 से जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, एलसीएम में सबको आपस में गुणा करना इस प्रकार से, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, सभी को जो नीचे में बच जाता है उसको, इसको सामने में है उसको भी सबको आपस में गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो अभी भी निकाल के हम देखे थे गुणनखंड विधि में एलसीएम आया था 24। अब इसी का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बराबर हो जाएगा, जो दोनों से भाग चला जाता है उसी को आपस में गुणा करना है, इसको छोड़ना है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 4। तो ये है भाग विधि। तो मुझे लगता है सबसे
सरल जो विधि है भाग विधि है, क्योंकि इसमें समय कम लगता है और कोई भी संख्या हो आसानी से हम उसका भाग विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट विधि भाग विधि है। चलिए, अभी तक हमने छोटे गणित लिए थे, केवल दो संख्या वाले को हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं। कुछ बड़ा संख्या लेते हैं और इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल के देखते हैं। तो देखिए, इसमें 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, 2 चौक 8, 2 शून्यम 0। इसी प्रकार से हम करके देखेंगे पुनः 2 से 2 नी 18, 2 बारम 24, 2 पंद्रम 30, 2 दूनी 4, ये 20 बार में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से केवल भाग जाएगा 12 और 20, और 3 से जाएगा 9 और 5। तो सभी में नहीं जा रहा है, इसलिए इनका भी जो एचसीएफ होगा 4 ही प्राप्त होगा, क्योंकि हम आपस में गुणा करते हैं 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 ही इसका एचसीएफ प्राप्त होगा। लेकिन हमें अगर एलसीएम निकालना है इसी का, तो क्या करेंगे, यहाँ 3 से करेंगे। देखिए, एचसीएफ निकालना है तो इतना तक करना है, लेकिन एलसीएम निकालना है तो हमें और करना है, 2 से और कर सकते हैं। 9 नहीं जा रहा है तो जो को त्यों कर देते हैं, 2 छक्के 12 और 15 नहीं जा रहा जो को त्यों कर देते हैं, 2 दहम 20, पुनः 2 से कर सकते हैं, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब यहाँ हम 3 से कर सकते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 के 5 जो को उतार देते हैं। इसी प्रकार से हम इसको 5 से भी कर सकते हैं, 3 का 3 हो जाएगा 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। सबको आपस में गुणा करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 1 2 3 4, 4 2 है, 1 2 3 4, 3 2 बार है और 5 1 बार है। सबको आपस में गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48 गुड़ी 3 पंचे 15, 15 गुणा करते हैं, 15 ठीक 120 का शून्य हासिल 12, 15 चौक 60, तो ये हो जाएगा 720। तो इस प्रकार से एलसीएम बराबर हो जाएगा 720 और एचसीएफ बराबर होगा 4। तो इस प्रकार से भाग विधि से बहुत ही बड़े से बड़े संख्या का बहुत ही कम समय में हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। आइए अब एलसीएम एचसीएफ निकालने की कुछ 60 ट्रिक के बारे में जानते हैं। चलिए, एलसीएम निकालने की 60 ट्रिक है। देखिए, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 8 12 है। इसका हम बिना गुणनखंड और बिना भाग विधि से हम एलसीएम अगर ऐसे ही निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। देखिए, अभी तक हमने जितने भी देखे हैं लघुत्तम समापवर्त्य में भले ही सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज को हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, लेकिन जो संख्या प्राप्त होता है वो एचसीएफ से बड़ा होता है। एचसीएफ से बड़ा होता है, तो जो बड़ा रहता है उसी को हमें देखना है। तो इसमें 4 8 12 में देखना है सबसे बड़ा क्या है, 12। तो हमें देखना है कि 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 12 आता है कि नहीं, 4 तिया 12 आता है। 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं 12 आता है कि नहीं आता, नहीं आता है। तो इसका मतलब ये 12 लघुत्तम नहीं होगा, उसका बड़ा संख्या देना है, 2 का गुणा कर देना है इसमें, 12 दूनी 24। अब हम करके देखना है 24 4 से भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो जाता है, 4 छक्का 24, 8 से जाता है कि नहीं जाता है, 8 तिया 24। तो जो बड़ा संख्या जो दोनों से भाग चला जाए, सभी से भाग चला जाए, इसमें भी कर देते हैं 12 दूनी 24। बड़ा संख्या जो सभी से भाग जा रहा है वही वास्तव में क्या होगा, आपका लघुत्तम समापवर्त्य होगा। तो इस प्रकार से हम देखो बिना गुणनखंड किए या बिना भाग विधि से हम बता सकते हैं कि 4 8 और 12 का सबसे बड़ा इसका लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा, 24। इसी प्रकार से अगर हमें महत्तम निकालना है तो कैसे निकालना है, देखिए 4 8 12 का महत्तम बिना गुणनखंड और बिना भाग विधि से। तो हमें यहाँ देखना है कि सबसे छोटा को ध्यान देना है। छोटा संख्या क्या है, 4। ये 4 का सभी में भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो देखते हैं 4 में 4 का भाग, 4 एकम 4, इसमें चला जाएगा 4 दूनी 8, इसमें चला जाएगा 4 तिया 12। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 4 तिया 12, सॉरी एचसीएफ बराबर हो जाएगा 4। इसी प्रकार से मान लो थोड़ी देर के लिए ये 4 न रह करके 6 रहता, 4 न हो करके वहां पर मान लो
4 की जगह मान लो 6 होता, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, 6 में 6 का भाग चला जाता है, लेकिन 8 में 6 का भाग नहीं जाता है, 12 में 6 का भाग चला जाता है, लेकिन सभी में जा नहीं रहा है, इसलिए 6 महत्तम नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 और 3, 2 3 गुणनखंड हो जाएगा। अब हमें करना है 6 में 3 का भाग देते हैं, चला जाता है, 8 में 3 का भाग देते नहीं जाता है, 12 में 3 का भाग देते हैं तो चला जाता है। चूंकि सभी से नहीं जा रहा है इसलिए HCF 3 नहीं होगा। इसी प्रकार से 2 में करके देखते हैं तो 6 में 2 का भाग चला जाता है, 8 में 2 का भाग चला जाता है, 12 में 2 का भाग चला जाता है, इसलिए यहाँ पर HCF हो जाता 2। तो ये है लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक निकालने की शॉर्टकट मेथड। लेकिन ये छोटे प्रश्नों के लिए ही हम कर सकते हैं, बड़ा जो संख्या रहेगा उसके लिए हमें भाग विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको भाग विधि भी सीखना बहुत जरूरी है और तुरंत हल करना है। छोटे संख्या है तो इस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसके बाद जानते हैं दशमलव संख्या का या भिन्न संख्या का हम किस प्रकार से LCM और HCF निकालते हैं तथा LCM HCF में आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए इसके बाद देखेंगे किसी दशमलव संख्या का हम लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, इसके संबंध में देखेंगे। दशमलव वाले संख्या का, दशमलव संख्या का LCM निकालना है और HCF निकालना है। आप सभी दशमलव संख्या से परिचित होगा, जिसमें दशमलव रहेगा उसे हम दशमलव संख्या कहेंगे। जैसे 0.25, 0.50, 0.75। मान लो ये 3 संख्या है, इसका हम LCM और HCF कैसे निकालेंगे, इस प्रकार के दशमलव संख्या का हम LCM और HCF कैसे निकालेंगे, इसके संबंध में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी को जो दशमलव वाले हैं उसको पूर्ण संख्या के रूप में बदलना है। तो पूर्ण संख्या के रूप में कैसे होगा, जब हम सभी में 100 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं तो देखिए इसमें 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करने पर 100 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, को मैं समझा रहा हूँ, 0.25 गुणित 100 तो ये क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा। चूँकि 2 संख्या के बाद दशमलव है, 1 2, 2 संख्या के बाद दशमलव है, 2 संख्या के बाद दशमलव कर दिए तो यह हो जाएगा। तो टोटल ये 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं 50, इसको कर सकते हैं 75। तो इस प्रकार से ये पूर्ण संख्या बन गया। अब पूर्ण संख्या में अभी जैसे आप या तो भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं या ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो लघुत्तम में हम बोले थे जो सबसे बड़ा संख्या रहता है उसको देखना है। तो सबसे बड़ा 75 है, 75 में 50 का भाग नहीं जाता है, इसलिए 75 लघुत्तम समापवर्ती नहीं है। इसी प्रकार से इसमें तो भाग चला जाएगा, 50 का नहीं जा रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15। अब ये देखिए 150 में 50 का भाग चला जाएगा, 150 में 25 का भाग चला जाएगा, इसलिए LCM बराबर हो जाएगा, इसलिए LCM के जगह क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया था, 100 का गुणा किया था, तो यहाँ पर हमें 100 का भाग देना पड़ेगा। तो LCM बराबर हो जाएगा, चूँकि प्रश्न दशमलव के रूप में है इसलिए हमें उत्तर भी दशमलव के रूप में लाना है। तो देखिए 1 2, 2 शून्य है तो 1 2, 2 संख्या के बाद दशमलव कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.50 हमारा LCM प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इसी का HCF निकालना है। तो HCF क्या हो जाएगा, छोटा संख्या को देखना है जो सभी से भाग चला जाए। 25 को करके देखते हैं तो 25 दूनी 50, 25 दिया 75 हो जा रहा है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 25, इसमें हम 100 का भाग देंगे क्योंकि यहाँ पर 100 का गुणा किए थे, तो ये हो जाएगा 1 2, 2 संख्या के बाद दशमलव करेंगे तो 0.25, ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो इस प्रकार से किसी दशमलव संख्या का हमें लघुत्तम और महत्तम निकालना है तो सबसे पहले उसको हमें पूर्ण संख्या में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें 100 का, 10 का, 1000 किसी का भी गुणा करना पड़े। तो गुणा करते हैं, जब पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा तो जैसे हम पूर्ण संख्या का लघुत्तम और महत्तम निकालते हैं वैसे निकालना है। और अंत में हमें जिस संख्या का गुणा किए थे उसी संख्या का हमें भाग देना है। अर्थात 100 का गुणा किए हैं तो 100 का भाग देना पड़ेगा, 10 का गुणा किए हैं तो 10 का भाग देना पड़ेगा,
और अगर 1000 का गुणा किया है तो 1000 में भाग देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम दशमलव संख्या का LCM और HCF निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं किसी भिन्न संख्या का हम LCM और HCF कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं भिन्न संख्या का LCM और HCF कैसे निकालते हैं। सबसे पहले भिन्न किसे कहते हैं? जो बटे के रूप में दिए हुए संख्या है इसे भिन्न कहते हैं। जैसे 2/5 है, 4/8, 4/15 है मान लो, और 8/20 है मान लो। ये सभी क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। चलिए इसी का हम अगर लघुत्तम और महत्तम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए आप एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। LCM बराबर होता है, भिन्नों का LCM का सूत्र होता है अंश का LCM बटे हरों का HCF। इसी प्रकार के अगर हम HCF निकालना चाहते हैं भिन्नों का तो ये हो जाएगा अंशों का HCF बटे हरों का LCM। ये सूत्र का प्रयोग करना है। तो सूत्र बहुत आसान है। यदि हमें LCM याद करना है तो अंश को LCM कर दो, हर को HCF कर दो। यदि HCF याद करना है तो अंश को HCF कर दो, हर को LCM कर दो। बहुत ही आसान है। तो इन सूत्र का प्रयोग हमें करना है। तो देखिए इस भिन्न का मान लो हमें LCM निकालना है तो LCM बराबर हो जाएगा, अंशों का LCM निकालना है 2, 4, 8। इसका LCM क्या हो जाएगा? 8। 8 बड़ा है और 4 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? अंशों का LCM 8। और हरों का हमें HCF निकालना है। HCF में क्या करते हैं? छोटे संख्या को देखना है, सभी से भाग जाना चाहिए। तो 5 या 15 और 5 चौक 20 सभी में जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस भिन्नों का LCM प्राप्त हो जाएगा 8/5। इसी प्रकार से हमें HCF निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंशों का HCF निकालना पड़ेगा। अंश में क्या है? 2, 4, 8। इसका HCF निकालते हैं तो ये 2 प्राप्त होगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो इसलिए सभी भाग जा रहे, इसलिए हो जाएगा 2। हरों का LCM निकालना है। हर 5, 15, 20 है। तो देखिए यहाँ पर 20 में 15 का भाग नहीं जा रहा है तो इसको 2 का गुणा कर देते हैं तो ये 40 हो जाएगा। तो 15 का भी अब भी नहीं जा रहा है तो एक बार 3 का गुणा करते हैं, 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब भाग चला जाएगा, 5 से भी भाग चला जाएगा, 15 चौक 60, 20 दिया 60, सभी में चला जा रहा है। तो इस प्रकार हो जाएगा ये 60, 2/60, या इसको हम 60 का और लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 तीसम 60। तो ये हो जाएगा HCF बराबर 1/30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप भिन्नों का LCM और HCF निकालना चाहते हैं तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। फिर बहुत ही आसानी से हम LCM और HCF निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं घातांक वाले संख्या का हम LCM और HCF कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं घातांक वाली संख्या का LCM HCF कैसे निकालें। थोड़ी देर के लिए 4 के घात 2, 4 के घात 5, 4 के घात 8, 4 के घात 7, मान लो ये कोई संख्या है। इन चारों का हमें अगर LCM निकालना है तो LCM में हम देखते हैं सबसे बड़े संख्या को देखते हैं, बड़े संख्या को देखते हैं जो सभी से भाग चला जाए। तो देखते हैं इसमें सबसे ज्यादा घात वाले को देखना है। अगर आधार सभी का समान है तो सबसे ज्यादा घात वाले को देखना है, वही हमारा क्या हो जाएगा? LCM। सबसे ज्यादा घात क्या है? 8 है। तो ये हो जाएगा LCM बराबर हो जाएगा 4 के घात 8। इसी प्रकार से अगर हमें HCF निकालना है, HCF निकालना है तो सबसे छोटे घात वाले को देखना है। इसमें सबसे छोटे घात वाले क्या है? 4 के घात 2। तो इस प्रकार से HCF बराबर हो जाएगा 4 के घात 2। तो LCM और HCF के संबंध को जानने के लिए एक सूत्र है, इसको याद रखना है। कोई दो संख्या है तो ये हो जाएगा पहला संख्या गुणित दूसरा संख्या बराबर LCM गुणित HCF। ये सूत्र याद रखना। मान लो कोई दो संख्या है,
कोई दो संख्या है, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ, कोई दो संख्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, आपको क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा समझा दूं। यहाँ पर मान लो दो संख्या 2 और 4 है, दो संख्या 2 और 4 है, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा 2 और दूसरा संख्या 4 बराबर एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 होगा, और एचसीएफ 2 और 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। तो देखिए दोनों आपस में बराबर हो रहा है, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। तो कहने का मतलब है पहला संख्या और दूसरा संख्या गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये सूत्र याद रखेंगे तो इससे संबंधित कई प्रश्न पूछेंगे। जैसे पहला संख्या और दूसरा संख्या दे दिया रहेगा, उसका एलसीएम दे दिया रहेगा, तो आपको ज्ञात करना है उसका एचसीएफ। तो क्या करेंगे हम सीधा एचसीएफ को यहीं पर कर देंगे, तिरिया गुणा कर देंगे, बटे में आ जाएगा, तो गुणनफल में हम एलसीएम का भाग देंगे तो उसका हमें एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ दिया है, दूसरा संख्या दे दिया है, तो पहला संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसको तिरिया गुणा करके हम यहाँ पर भाग दे सकते हैं, तो जो आएगा वो पहला संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से एलसीएम पूछ सकता है, एचसीएफ दिया है, पहला संख्या दिया है, दूसरा संख्या दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो ये भी हम तिरिया गुणा से कर सकते हैं। तो इस सूत्र से कई गणित बनेंगे, तो ये सूत्र आपको याद रखना है और अभ्यास करना है। मुझे आशा है आप सभी को एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित ये टॉपिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।